एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज का एक और चैप्टर, जो कि हम उस चैप्टर को इस वन शॉट में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर होने वाला है भाई, आज वो होने वाला है रियल नंबर। आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने 9th क्लास में एक नंबर सिस्टम हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसकी हेल्प आप यहाँ पर भी लेने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई रियल नंबर से तो इसका मतलब नंबर सिस्टम का तो यूज होगा ही होगा। और हम इस चैप्टर्स को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे पास इतना डाटा कलेक्ट हो जाएगा, जिससे हम बोर्ड में जब भी हम पेपर देने जाएंगे तो हमारे 100 आउट ऑफ 100 नंबर इस चैप्टर से हम अचीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है हमें चैप्टर की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे बोर्ड ने क्या बोला है कि हमें इस चैप्टर में आने वाला है, यानी कि हमें चैप्टर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। अगर वो चीज आपको पता होगी तो आप पूरा 100% उस टॉपिक को कवर करेंगे, तो आपके नंबर कहीं पर भी ये नहीं होगा कि कट हो जाए। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, देखते हैं हमारे पास इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होंगे और हम किस तरह से उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चलिए देखते हैं हमारे पास आज क्या इस चैप्टर में होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर की। हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें अच्छे से कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होगा, कुछ एग्जांपल्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हमें समझने हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है आपके पास। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5, √7 एंड आपकी 10, 11। ये सब कुछ आपको प्रूफ करनी है क्या कि आपके पास जो अंडर रूट में होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो बस ये छोटे से 2 टॉपिक है हमारे पास जिसको हमें अच्छे से कवर करना है, और बोर्ड में इन्हीं टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सबसे पहले जो टॉपिक की बात करते हैं वो है हमारे पास क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है भाई फंडामेंटल थ्योरम आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है मैं सिर्फ अभी डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम इस डेफिनेशन के बाद ही कंपोजिट नंबर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसने कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है। बस इतनी बात याद रखें, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। उसने कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि अगर कोई नंबर है आपके पास कंपोजिट नंबर, उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है जो प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए, और सारी प्रोडक्ट के जो नंबर्स होने चाहिए जो प्रोडक्ट में होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। आगे उसने कहा कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो यानी कि हमारे पास जैसे कोई एग्जांपल से समझते हैं भाई, हमारे पास 143 है। अगर 143 है तो हम 143 के जो फैक्टर कर सकते हैं वो 11 मल्टीप्लाई बाय 13 कर सकते हैं। तो आपको इतना पता है ना कि अगर मैं 24 की बात करता हूं तो कितना होगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसके बाद अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारे कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर बोलता है कि भाई अगर आप प्राइम नहीं है, आपको पता है ये तो प्राइम नहीं है, ये 11 से भी डिवाइजेबल है, 13 से भी डिवाइजेबल है, तो इसका मतलब प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब कंपोजिट होगा। आगे 416 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 13। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये जो बनेगा आपके पास, ये टोटल बन जाएगा मेरे पास कितना, 416। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कंपोजिट नंबर होगा तो कंपोजिट नंबर वही होगा जो प्राइम नहीं होगा। आगे डिटेल में बात करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहती है कि भाई कोई नंबर है उसको सिर्फ एक्सपेंड करना है किसमें, प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट किसमें होनी चाहिए, सारे के सारे जो नंबर हो प्रोडक्ट में वो सारे प्राइम्स होने चाहिए। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर की। क्योंकि ये कंपोजिट नंबर आपका डेफिनेशन में आया था, तो डेफिनेशन में आया तो हमें जो है इस कंपोजिट नंबर पर थोड़ा सा डिटेल में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या है, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कहता है अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन। भाई उसने कहा है कि अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इट
इफ इट इज हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन किससे भाई आपका वन एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि उसने कहा है कि भाई अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, अब हमारे पास कोई एक नंबर आया, हमने कहा वो वन से तो डिवाइजेबल होगा ही होगा, अपने से भी डिवाइजेबल होगा ही होगा, अगर इन दोनों के अलावा कोई एक नंबर ऐसा मिल जाए जो उसको डिवाइड दे दे या उसके मल्टीपल में आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा भाई, आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आया 4, अगर 4 की बात करें, बिकॉज फैक्टर ऑफ 4 को आपको पता है कि 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और 4 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब 4 ने 1 से भी डिवाइड होना पसंद किया और 4 से तो ऑलरेडी हो गई क्योंकि अपने आप से, तो इसके पास कौन आया, एक्स्ट्रा 2 आया, 2 इज अदर देन 1 एंड 4, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। सेकंड एग्जांपल की बात कर ले, अगर मेरे पास 6 है, हम कहेंगे बिकॉज फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 का मतलब हो गया 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और अपने आप में 6 भी कर सकता है। तो ध्यान से देखो, 1 और 6 को छोड़ने के बाद दो ऐसे नंबर मिले 2 और 3 जो क्या कर रहे थे भाई, 6 को डिवाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 6 को जो डिवाइड किया आर फैक्टर ऑफ अदर देन 1 एंड 6, तो 2 और 3 हो गए ना आपके पास एक्स्ट्रा। इसके बाद सिमिलरली 45, 36, 15 आर ऑल क्या होंगे भाई आपके कंपोजिट नंबर। अब उसने कहा है कि भाई कंपोजिट तो है, प्राइम क्या है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर की बात कर ले तो प्राइम नंबर मेरे पास ये थे, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ध्यान से सुनना है। उसने कहा कि अननेचुरल नंबर ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अननेचुरल नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, एक क्या है भाई आपके पास 1 एंड क्या है आपके पास द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर और 1, अगर यही दो नंबर उसके क्या है फैक्टर में है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो उसने आगे बोल दिया इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें 2 को कौन कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट फैक्टर 1 एंड 2, क्योंकि 2 1 जा 2, तो हमने कहा कि नो अदर फैक्टर इट्स पॉसिबल, यानी कि आपके पास अगर 2 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ही बन सकते हैं, बस यही दो मल्टीपल है, एक तो 1 हुआ और एक इटसेल्फ खुद हो गया, इसके अलावा कोई फैक्टर तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये नंबर क्या कहलाएगा आपके पास, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 3 की बात कर लें, 3 की बात करें बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड 3, हम कहेंगे कि नो अदर फैक्टर इज पॉसिबल, यानी कि भाई अब 3 का भी कोई अदर पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे आप 7 की बात कर ले, 7 की नहीं करें 13 की बात करें, क्या 13 को आप ऐसे ही तो लिखोगे 13 मल्टीप्लाई बाय 1, अब ध्यान से देखो एक तो 13 अपने आप में है, 1 अपने आप में है, तो इसका मतलब 1 और 13 के अलावा तो कोई दूसरा फैक्टर नहीं मिल रहा ना इनकी मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या होंगे भैया आपके पास दोनों प्राइम नंबर होंगे, 2 भी होगा 3 भी होगा, और हमने 13 का एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ से थोड़े से बात कर लेते हैं नोट की। नोट में थोड़ा सा अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि बोर्ड में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो अच्छे से कवर होना चाहिए। अब ध्यान से सुने, मेरे पास आया फर्स्ट, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज नो टू डिफरेंट फैक्टर्स। भाई 1 को अगर देखा जाए वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, तो ना तो 1 कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब नंबर है क्या, हम कहेंगे 1 इज अ यूनिक नंबर। क्या होता है, 1 यूनिक नंबर होता है। तो ध्यान रखना, ना तो ये कंपोजिट नंबर की उसमें जाता है ग्रुप में, ना ही ये प्राइम नंबर के ग्रुप में जाएगा, ये अकेला बैठा रहेगा, ये खुद कहेगा भाई मैं तो यूनिक नंबर हूं, तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा 1 का नाम क्या होता है, यूनिक नंबर। तो इसके बाद सेकंड की बात करें, 1 is not a composite number also because at least one factor other than 1 and itself। अब ध्यान से सुनो, अब आप खुद देखो, उसने खुद बोल दिया ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, तो है क्या, अभी बताया ना आपको, ये क्या है आपका यूनिक नंबर है। तो सेकंड की बात करें, अब यहाँ से उसने थर्ड पॉइंट क्या बोला है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई जो 2 है ना सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इसकी खास बात क्या है आगे ध्यान से सुनो, एंड इट हैज ओनली इवन प्राइम नंबर आल्सो, यानी कि अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और वो इवन भी है, अदरवाइज कोई इवन अब प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। जैसे 4 है, 4 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि सॉरी 1 2 4, यानी कि 1 से भी डिवाइड 4 हुआ, 2 से भी हुआ, 4 से भी हुआ, तो 1 और 4 को छोड़ने के बाद 2 से डिवाइजेबल है, तो इसका मतलब आपका क्या रहेगा भाई, आपके पास ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कंपोजिट बना 4, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे कि ओनली एक 2 ही एक ऐसा नंबर है
जो प्राइम भी है और इवन प्राइम नंबर भी है, तो ये ध्यान रख लेना है। तो इसके बाद आते हैं भाई आपके पास नेक्स्ट पर, उसने कहा द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। भाई सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो भी इवन, वो 4 होगा। एंड आगे उसने क्या कहा कि द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई आपके पास 9 होगा। तो ध्यान रखना कि सबसे छोटा जो इवन नंबर है कंपोजिट वो 4 है, और अगर वो ओड कंपोजिट नंबर की बात करता है तो कौन है आपके पास 9 है, तो बीच में जो भी है वो कोई भी नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में नोट करते रहा करो मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है जब आप इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन आती है आपके पास, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है भाई, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लें आप दुनिया के, चाहे वो दोनों प्राइम्स हैं, चाहे वो दोनों कंपोजिट हैं, या एक प्राइम है एक कंपोजिट है। अब उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, मैं दो नंबर लेता हूं, एक मेरे पास आ गया 6 और एक मेरे पास आ गया 10। अब ध्यान से सुनो, अगर इसके फैक्टर करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके फैक्टर करूं तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको पता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन है दोनों के पास, दोनों के पास कौन कॉमन है, ओनली कितना है 2, तो इसका मतलब एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम कितना आएगा भाई मेरे पास, एलसीएम की बात करो, जो कॉमन है वो 2 है, जो कॉमन नहीं है वो भी आपका नोट होगा, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 30। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट, दोनों नंबर कौन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10, और मैंने कहा ये इक्वल होंगे इन दोनों के एलसीएम के और एचसीएफ की प्रोडक्ट के। तो एचसीएफ कितना है 2 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना है 30। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों की प्रोडक्ट करो 60 और इन दोनों की प्रोडक्ट करो, ये भी कितना बना मेरे पास 60 बना। आई बात समझ में या नहीं है? क्लियर हुई इतनी बात? तो आपको पता चल गया कि एक ऐसा रिजल्ट भी हमारे पास होता है भाई, जब हम किसी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों डिजिट की प्रोडक्ट कर दो और इक्वल हो जाएगी वो क्या, एलसीएम प्रोडक्ट और एचसीएफ, तो दोनों की प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, कभी भी आपका पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उसने कहा कि रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है जिसकी आपने फॉर्म लिखी पी अपॉन क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान से सुन लो, उसने क्या कहा है, अ रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो आपकी कुछ टाइम बाद क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होना, समाप्त होना, ठीक है ना। अब आगे उसने कहा कि ओनली इफ क्यू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आपकी किस में होना चाहिए भाई आपके पास 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n फॉर सम नॉन इंटीजर्स m एंड n। और उसने कहा कि भाई अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए तो q को इस फॉर्म में होना जरूरी होगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में यानी कि 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर समथिंग होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी भाई आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। ध्यान से सुन लेना, अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। मैंने कहा कि अगर किसी रेशनल नंबर की बात करें पी अपॉन क्यू, तो क्यू को ना इस फॉर्म में होना पड़ेगा, यानी कि जो हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। अगर वो आगे बोलता है अ रेशनल नंबर p अपॉन क्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ q कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसमें अगर ये दोनों इस फॉर्म में नहीं होते हैं तो ये क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी, लेकिन रिपीटिंग कहलाएगी, ये पक्का है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास आया 1/14। 1/14 को कैसे लिखोगे आप, 1/14 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आगे हमने कहा कि इज नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एज डिनोमिनेटर कंसिस्ट, भाई ध्यान से देखो, ऑफ 7 विच, उसने कहा कि कैन नॉट बी फॉर्म, यानी कि पार्ट ऑफ इसका। हमने कहा 2 तो है, लेकिन आप ध्यान से देखो क्या 7 इसका पार्ट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 का मल्टीपल हो या आपके पास 2 का मल्टीपल हो। तो इसका मतलब हमने क्या दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी आफ्टर डेसिमल, तो ये चलती रहेगी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अब ये टर्मिनेट नहीं होगी, तो टर्मिनेट सिर्फ तभी होगी जब 2 और 5 ही हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर मिले, बस। ठीक है, आगे ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है भाई आपके पास 1/13
3600 यानी कि 3600। हमने इसके फैक्टर किया 2 की पावर 4 32 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास यहाँ पर 3 की पावर 2 और ये है यहाँ पर 5 की पावर 2। ठीक है जी। इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों? क्योंकि भाई 3 जो है ना वो पार्ट ऑफ इसका ही नहीं, यहाँ पे 3 का मल्टीपल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, यहाँ पे 2 का करेगा और 5 का करेगा। देखो जी 2 और 5 दोनों है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन आया? 3 का मल्टीपल आया। जब ये 3 का मल्टीपल आया हम यहीं से बोल देंगे इज नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एज डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ 3 विच कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ, यानी कि पार्ट ऑफ किसका भाई आपके पास? इसका पार्ट नहीं है। अगर इसका पार्ट नहीं है तो भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है। देखो आप लोगों को ये चीज बुक से मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये चीज समझनी है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? हमने रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म पढ़ी, अब पढ़ तो ली, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब हमने कहा कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये हमारे पास वो पी अपॉन क्यू है जी, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है भैया आपके पास? रेशनल नंबर कहलाता है। कब? वेयर P एंड Q आपके पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। Q डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये जीरो पहुंच गया डिनोमिनेटर में तो ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा आपके पास? क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड कहलाएगा, क्योंकि जीरो तो पता नहीं ना किसको डिवाइड दे रहा है, और जीरो के मल्टीप्लाई में क्या है, तो इसलिए ध्यान रखना इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाता है जब जीरो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमें रेशनल नंबर चाहिए तो P और Q का इंटीजर होना जरूरी है, लेकिन बस Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। P जीरो हो हमें नहीं फर्क पड़ता है, P जीरो हो सकता है, लेकिन Q को कभी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है क्या? इरेशनल नंबर। रेशनल पता चल गया, इरेशनल क्या है, इसी को ही हमें अच्छे से कवर करना है, क्योंकि पता है आपको इरेशनलिटी आपको प्रूफ करनी है। जैसे √2, √3, √5, √7, √10, √13, ये सब कुछ आपको फाइंड करने की एक इरेशनल नंबर है हमारे पास। अब ध्यान से सुनो इरेशनल नंबर क्या है। उसने कहा कि द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेसेबल। अब उसने क्या कहा है कि एज नॉन टर्मिनेटिंग। भाई अगर वो एक्सप्रेस होती है किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ध्यान से सुनो, जब दोनों के साथ नॉन लग जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ जाना वो कौन है? इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना। अगर इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल है, टर्मिनेटिंग है आपके पास तो क्या है आपके पास? आपके पास रेशनल है। तो अगर दोनों के पास नॉन होगा तो नॉन होगा, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। डेसिमल आर नोन एज क्या कहलाएगा भाई आपके पास? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ध्यान से सुनो एग्जांपल। हमने कहा कि 2.10 100 एंड सो ऑन, क्या कभी रिपीट कर रहा है? भाई यहाँ पे एक के बाद दो एक जीरो आई, एक के बाद दो जीरो आई, एक के बाद तीन जीरो आई, एक के बाद चार जीरो आएगी, एक के बाद 5 जीरो आई, तो रिपीट तो नहीं कर रहा ना। तो अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग भी नहीं कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, डेसिमल इज 100। अब हम कह देंगे इसको क्या कहलाएंगे भाई? ये होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। अब थोड़ा सा टॉपिक के बात करते हैं। अब थोड़ा सा यहां से आपको समझने की बात है। देखो डेफिनेशन तो आपने समझ ली, लेकिन आपके पास ये जो चीज लिखी हुई है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। ध्यान से सुनना। पहला नोट, उसने कहा कि इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि भाई उसने कहा कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स है विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा फोकस रखना है भैया आपको। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है? जैसे भाई आपने रख दिया 4, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का है। 9 रख दिया, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का, क्योंकि 3 3 जा 9। तो आपने खुद बोल दिया कि भाई आपके पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देन अगर अंडर रूट में x बैठा है ये, तो इज अ इरेशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये इरेशनल नहीं रहेगा। जैसे अंडर रूट में आपने लिख दिया 25, आपको पता है 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। और ये अपने अंडर रूट कैंसिल करके जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो गायब हो जाएगा भाई अंडर रूट, और ये बाहर अंदर क्या निकाल देगा अपने बाहर, यानी कि अंदर से कैसे आएगा भाई आपका प्लस के 5। और अगर आपने ये लिख दिया कि 21 है, अब बताओ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, किसका स्क्वायर हो सकता है? ये किसी का भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल है।
बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। आप कहोगे सर अंडर रूट 8 भी आपका, हाँ जी ये भी इरेशनल है। आप कहोगे सर ये तो बन सकता है ना 4 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ जी बन जाएगा, ये बनेगा 2 अंडर रूट 2, लेकिन 2 तो रेशनल है, मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, इरेशनल से कर रहा है, तो ये भी इरेशनल बन जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ के चलनी है, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल में कह रहा है कि √2, √5, √7 etc आर इरेशनल नंबर्स। ये क्या है भाई, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है कि सिमिलर आपके पास अगर क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 10 etc आर इरेशनल नंबर्स। भाई अगर अंडर रूट में है तो ये तो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो दोनों के दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। आगे उसने कहा कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, बट अगर कितना हो जाए भाई आपके पास, कितना हो जाए आपके पास 22/7 इज रेशनल। क्यों? क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा अपने आप लेट किया कि लेट ये लगभग 22/7 के इक्वल है, तो हमने इसको अगर पढ़ते हैं तो ये तो रेशनल में की फॉर्म में है, लेकिन अगर पाई को जनरली लेके चलेंगे आप वैल्यू में तो ये क्या कहलाएगी, आपकी इरेशनल कहलाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है आपके पास, ठीक है ना, आपके पास। ठीक है, पहले आप इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमने जितना भी टॉपिक्स था अपना उसको कवर कर दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन से क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, किस तरह के हमारे क्वेश्चन रियल नंबर्स में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। हमारे पास जितना भी डाटा होने वाला है सब अच्छा होने वाला है, हमें अच्छे से कवर करना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने आपका इसमें इतना शॉर्ट कर दिया भाई, इतना शॉर्ट काम करा है जिसका आपको भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने, अगर जिस टाइम में हम एक क्वेश्चन करने वाले थे ना, अब हम उसी टाइम में कम से कम 4 क्वेश्चन करेंगे। मैंने थ्योरी पहले ही नोट कर ली है, ठीक है ना। अगर मैंने थ्योरी नोट कर ली तो इसका मतलब थ्योरी को तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। आप लोग इतने इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, सभी थ्योरी लिखने में आप बहुत आगे हैं, लेकिन आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता कि हमें लिखना क्या है, कैसे करना है, कौन सा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट रहने वाला है, उस सबको हम साइड में सोल्व करेंगे और हमारे पास थ्योरी ऑलरेडी लिखी हुई होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन बोला है, जो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हमारे पास ये है तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि 9th क्लास में भी क्वेश्चन था, अगर आपने आरडी शर्मा अच्छे से कवर किए तो ये 9th क्लास में मिला था, और ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये नहीं कि ये बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, हमारा स्टेप क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, सॉल्यूशन में वी हैव 0.6 बार हमें दे रखा है, हमें करना है लेट x इक्वल टू में 0.6 बार। अगर ये जो दे रखा है हमने इसको लेट किया x के इक्वल, तो हमें इतना पता चल जाएगा कितना बनेगा, x इक्वल टू में 0.6666 एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात। इसी को इक्वेशन नंबर 1 हमें लेट करना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अब हमें करना क्या है कि हमने सर 10 से ही क्योंकि मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनो, जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा था वो कौन था, ओनली 6 था, तो 6 था तो इसलिए 10 से। 2 नंबर होते तो 100 से, 3 नंबर होते तो 1000 से। तो जितने नंबर हमें बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें जीरोस को लेके चलना है। देखो एक नंबर ही रिपीट कर रहा था, ओनली कौन था, 6 था, तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर ये यहाँ पर 6 7 होता तो इसका मतलब 2 बार रिपीट, 2 नंबर बार बार रिपीट करे तो 100 से मल्टीप्लाई। और अगर आपके पास अगर यहाँ पर इस तरह से देख रखता तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 जो है ना 3 नंबर है, तीनों बार बार रिपीट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई होनी थी, इसलिए हमने 10 से की। 10 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इतना पता होगा कि 10 में जैसे ही x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बन जाएगा 10x। और आपको पता है इस पॉइंट वाले नंबर्स में जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक 6 कूदेगा और इस जीरो के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, इधर भी चल रहा है तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम क्या है, हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, करना क्या भाई, आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस के इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपको काम करना है। क्लियर होगी जी बात। अब आपके पास आया 10x माइनस के x, इसमें से इसको माइनस किया बोथ साइड्स इक्वल्स टू में,
यहाँ पे आ जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर माइनस के 0.666 एंड सो ऑन। आप ध्यान से सुनो, अगर 10x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 9x इक्वल्स टू में, अगर 6.666 से माइनस करेंगे, देखो तो ये 6 से 6 चला गया, 6 से 6 इधर तो सब जीरो बन गए, और जीरो में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूँ, सॉरी 6 में से 0 को माइनस करता हूँ, तो ओनली क्या आने वाला है मेरे पास 6 आने वाला है। तो ये बन गया आपके पास x इक्वल्स टू में 6/9, कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरे पास 2/3, और ये क्या कहलाएगी आपके पास 0.33 सॉरी 0.666666 की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना, जब भी आप 2/3 को डिवाइड दोगे ना, तो आपके पास क्या मिलने वाला है 0.666666 एंड सो ऑन, ये रिपीटेशन वाला नंबर रहेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि वी हैव 3.3 का बार, क्लियर है जी। तो हम यहाँ से लेट करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू में 3.3 का बार। आपको पता है कि ये लिखा कैसे जाएगा भाई, x इक्वल्स टू में 3.3 का बार, सॉरी 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी को ही हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं। फिर हम यहां से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स, ठीक है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिल जाएगा भाई, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, एक 3 आएगा, एक 3 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 33 और 0.33 और 33। अब आप कहोगे सर एक 3 इधर आया था तो 2 3 थे, अरे भाई ये इंफिनिटी तक चले हैं, तो इसका मतलब आप कितने ही 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमें यहां से लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आप ब्रैकेट में लिख दिया करो कि इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस के इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर होगी जी बात। अगर ये लिखोगे तो आप थोड़ा सा इधर लिख लो इसको, भाई पहली इक्वेशन क्या है कि 10x इक्वल्स टू में 33.33 एंड सो, फिर आपके पास कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू में 3.3333 एंड सो। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये सारे कट जाएंगे भाई, इधर तो 0 0 0 0 बचेगा ना इधर तो। अब ध्यान से सुन लेना, आधो की समझ में नहीं आया था तो। अब 33 में से 3 जाएगा तो इधर कौन बचेगा आपके पास 30, और इक्वल टू में 10 में से x चला गया तो कितना बन जाएगा आपके पास 9x। अब आपको पता है 0 को तो हम पॉइंट के बाद लिखते ही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे सारे के सारे, बन जाएगा 9x इक्वल टू में 30, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास 30/9, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, मुझे मिल जाएगा, तो बन जाएगा 3 से करेंगे तो ये तो बन गया 10 और ये बन जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे पास 10/3, कितना आ जाएगा जी 10/3। जिस दिन हम 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा 3.333333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पेपर में अगर मिलते हैं तो आप इसी तरह से उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब थोड़ा सा आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट आया, और थ्योरेटिकल पार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने थ्योरी को इस तरह से अरेंज कर दिया आपका कि आपको लगेगा कि जहां पर आपका सिर्फ डैश है वहां पर चेंजेस करने हैं, सब कुछ थ्योरी सेम, सब कुछ थ्योरी सेम। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको लगना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कर रहे हैं कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके भी आने हैं। जब थ्योरी सेम है क्वेश्चन में ही तो चेंजेस देगा ना भाई, √2 की जगह √3 दे दिया, √3 की जगह √5 दे दिया, बस ये चेंज करेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी चेंजेस अपने करते रहेंगे। अब ध्यान से सुनो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद थ्योरी पे चलना है। ये हमारा रफली पार्ट है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जो भी आपको मुझे पता है कि जहां मिस्टेक आपको लगेगी ना कि ये मेरी समझ से बाहर गया, मैं उसको साइड में आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास आया कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब एक बात तो किसी को अगर उसने कहा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको भी पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ कैसे किया जाए। अब आपको पता है कि अगर किसी को प्रूफ करना है कि ये रेशनल है
तो उसको हम कंसीडर करेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे कि वो रेशनल नंबर है, जबकि वो है नहीं, आपको भी पता है। तो आप क्या करेंगे कि उसको रेशनल नंबर लेकर आप सोल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि उसको वर्क में लेके आएंगे। तो हमें पता है कि वो इरेशनल है, वो चलेगा ही नहीं रेशनल में, तो हम मान लेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये √2 हमारे पास रेशनल है। हम जैसे जैसे पर्टिकुलर अपनी प्रॉपर्टी रेशनल के साथ चलाते हैं, हम चलाते रहेंगे, बाद में हमें ये दिखेगा कि भाई इसने तो ये काम उल्टा कर दिया, यानी कि जो काम रेशनल नंबर नहीं कर पाता था, यानी कि जो करता था, सॉरी, जो रेशनल नंबर काम वर्क करेगा लेकिन इरेशनल ने वो काम किया ही नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे जब ये रेशनल नंबर मान के हम चले थे ये वर्क तो इसने किया ही नहीं जो करना था इसको, और तो हम कहेंगे कि हमने जो कंसीडर किया था भाई वो तो रॉन्ग था, या तो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल होते हैं, रेशनल वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं की, तो इसका मतलब हम बोल देंगे वो इरेशनल नंबर है। बात ध्यान से सुन लेना अब आप। तो हमारे पास क्या आता है, ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ लेके चलना है कि भाई किस तरह से आपको पर्टिकुलर थ्योरी लिखनी है, कैसे हमें अरेंजमेंट लिखना है, वो सब क्लियर आपका इस तरह से ही देने वाला है। ध्यान से सुनो, अब उसने कहा है कि प्रूव दैट √2 इज रेशनल है, तो हमारा जो सॉल्यूशन शुरू होगा तो हम यहीं से करेंगे लेट इफ पॉसिबल। हमने कहा जी पॉसिबल है कि लेट करा हमने कि √2 क्या है, बी रेशनल, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म किस में रहेगी इसकी, a/b। भाई जब आपका रेशनल है तो p/q की फॉर्म थी ना, वहां पर हमने कहा ये a/b की फॉर्म है। ठीक है जी, आगे ध्यान से सुनो, हमने कहा कि देन a एंड b आर इंटीजर्स। भाई a और b दोनों इंटीजर्स है, आपको पता है जब p/q की फॉर्म थी तो p एंड q दोनों इंटीजर्स थे, यही बात हमने यहाँ पे बोली कि a और b आर इंटीजर्स है एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई a और b इस तरह से लिए गए कि इनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है। जैसे आपने लिखा 4 और 9, क्या 4 और 9 में आपके पास कोई ऐसा है कि भाई इनमें से कुछ कॉमन हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हमने कहा कि जी ये दोनों के दोनों क्या है आपके, क्या है भाई आपके पास नो कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, नाउ हमने कहा कि अगर ये a/b के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इससे √2 को a/b के इक्वल पुट करेंगे। भाई यही तो बोला ना उसने कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये रेशनल है, तो हमने कहा जी चलो a/b में √2 आ गया, ये क्या है आपके लिए रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये a/b की फॉर्म के इक्वल लिख दिया हमने। अब ध्यान से सुनो, अगर हमें इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर तो हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर बन जाएगा b का स्क्वायर। जैसे √2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा ओनली आपके पास 2। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? अब आपने कहा कि सर अगर ये b स्क्वायर इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2b स्क्वायर बनेगा। अब थोड़ा सा यहाँ जो हमने कहा कि अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, हमने कहा कि a स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2। हमने कहा जी देखो a स्क्वायर जो है ना डिवाइजेबल बाय 2 है, अगर a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 2b स्क्वायर, अगर मैं डिवाइड दूं तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो हमने कहा 2 से डिवाइजेबल कौन है भाई आपके पास, आपका a स्क्वायर है। तो अगर a स्क्वायर डिवाइजेबल बाय 2 है तो इसका मतलब a भी डिवाइजेबल बाय 2 होगा। ध्यान से सुनो, अगर किसी का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर अगर डिवाइजेबल बाय 2 है तो उसका a भी डिवाइजेबल बाय 2 होगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान से सुनो, हमने यही तो बोला कि a इज डिवाइजेबल बाय 2, तो a भी डिवाइजेबल बाय 2 हो गया, a स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख ही लिया। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये सिचुएशन ध्यान से सुनो, हमने कहा कि लेट, चलो भाई a अगर डिवाइजेबल बाय 2 था तो हमने कहा चलो ये कितने टाइम चल गया, कितने टाइम मान लो आप इसको, मान लो कि ये चल गया 2c के टाइम, यानी कि a को डिवाइड किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा फंसता है बच्चा, उसने कहा कि a डिवाइजेबल बाय 2 है, हमने कहा कि सी टाइम चल गया और ये पूरा कैंसिल होने के बाद और ये 0 दे दिया इसने रिमाइंडर, तो इस a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a इक्वल्स टू बन जाएगा 2c के इक्वल, बनेगा ही नहीं बनेगा क्योंकि ये तो डिवाइजेबल है। हमने कहा कितने टाइम चला, हमने 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ टाइम चल गया। अब हमने कहा जी ये लो कितना चल गया आपके पास, a इक्वल्स टू 2c फॉर एनी इंटीजर c, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कितने मल्टीपल हो सकता है, कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, हमने कहा जी वो c टाइम हो गया। अब हमने कहा कि अगर ये मेरे पास एज इट इज है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, यहां से देखना भाई, इसको यहां से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर, सॉरी a के वस्तु में कितना है भाई मेरे पास, a के वस्तु में मेरे पास बन गया 2c, बन गया। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं, इसको आपको भी लिखनी है कि a स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर, बन गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2b स्क्वायर, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2b स्क्वायर
और ये कितना बन जाएगा आपके पास 2। क्लियर होगी, ये एज इट इज लिखा हुआ, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी 2b²। अब ये देखो कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 4c² और ये आ गया आपके पास 2। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो b² की वैल्यू कितनी आई, 2c²। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि b² इज डिवाइजेबल बाय 2? बिल्कुल, हुआ ना, मल्टीपल आया, बिल्कुल आ गया। फिर मैं कहूंगा कि अगर ये 2 से डिवाइजेबल था तो इसका मतलब b भी डिवाइजेबल बाय 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड था कौन, a, और b भी डिवाइड हुआ। और हमने कहा था कि यहाँ पे तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनके a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि a भी 2 से डिवाइजेबल हो गया और b भी 2 से डिवाइजेबल हुआ, तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब ध्यान से सुनो, b भी डिवाइजेबल बाय 2 है, a भी डिवाइजेबल बाय 2 है। अरे हम ऊपर बोल के आए भाई कि ये तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि हम डिवाइड कर दे a और b को, तो यहाँ पर तो दो फैक्टर निकल गया ना कॉमन। अब हम यहाँ से लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे कितना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी कि जो 2 है ना वो a और b का फैक्टर मिला, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हम तो वहां पे लेके चले थे कि जी भाई ये तो आपके पास क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आगे उसने बोल दिया द फैक्ट दैट इज a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है ना, अब इसका मतलब हो गया 10 अवर एज्यूमिंग दैट √2, ठीक है ना, इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग, यानी कि √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं था, हमने जो एज्यूमिंग की थी वो रॉन्ग थी। अब हम यहाँ पर बोल देंगे हेंस 2 कितना भाई आपके पास 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जितना भी डाटा बना, हमने सिर्फ क्या किया भाई, ध्यान से सुनो, कोई भी कंडीशन हमने चेंज नहीं की। अगर आप इस थ्योरी को थोड़ा सा ना अच्छे से कवर कर लो, भाई आपको पता है जहां पर 2 लिखा ना, अगर यहाँ पे 3 करता है तो वहां पे 3 लिख दो, यहाँ पर 5 लिखता है तो पूरी थ्योरी में 5 लिख दो। आप ये बताओ, अगर मेरे पास थ्योरी इस तरह से, और ये सबसे सिंपल थ्योरी है मैंने जो बनाई, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लो तो आप दुनिया के किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो आप ये थ्योरी ही अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन भी हम लेके चलते हैं इसी में। ठीक है ना, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि √11, अब √11 है भाई, थ्योरी सेम रहनी है। अब देखो किस किस तरह से हम कंडीशन बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, प्रूव दैट √11 इज अ इरेशनल। अब ध्यान से सुनो, लेट इफ पॉसिबल √11 बी अ रेशनल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म a upon b। हमने कहा जी a upon b के इक्वल है। हमने कहा जी एंड देन a एंड b आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और b डज नॉट इक्वल 0। b तो 0 ही नहीं होगा, आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 कभी लाई नहीं करेगा। हमने कहा जी चलो, जैसे हमने कहा कि a upon b इक्वल टू में किसके इक्वल आ गया, 11 के आ गया। हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर कौन बन जाएगा, 11 बनेगा। अगर b² की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय b²। अब यहां तक की बात आई, हम कह सकते हैं a² की जो वैल्यू 11 के मल्टीपल के इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ a² इज डिवाइजेबल बाय 11। अगर a² डिवाइजेबल बाय 11 है भाई, a² डिवाइजेबल बाय 11 है तो इसका मतलब a भी डिवाइजेबल बाय 11 होगा। अब ध्यान से सुनो, ये पहली इक्वेशन बनी। हमने कहा था कि भाई a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने अभी प्रूफ किया कि भाई a जो है डिवाइजेबल बाय 11 है, 11 से डिवाइजेबल हो गया। अब हम b को देखें, क्या b भी 11 से डिवाइजेबल होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो हम ये कहेंगे कि नो कॉमन फैक्टर लिया था, लेकिन भाई यहाँ पे तो 11 ने डिवाइड दिया। तो अब ध्यान से सुनो, अब हमने कहा कि a अगर डिवाइजेबल बाय 11 है तो हमने कहा जी a कितने टाइम चला, हमने कहा जी चलो 11 मल्टीप्लाई बाय c, कितने टाइम चला कि c टाइम चल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का कैसे कि a² इक्वल टू में 11c का होल स्क्वायर। देखो a² की वैल्यू यहां से उठाई 11b² और ये कितना भैया आपके पास आ गया 11c²। ये कितना बनेगा 121 और ये बन गया मेरे पास 11। जैसे ही इसको कैंसिल करोगे तो ये तो 11 आ गया ना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि 11 का ही तो स्क्वायर होता है ना 121। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा b² भी भाई किससे डिवाइजेबल है, 11 से, और तो इसका मतलब b भी डिवाइजेबल बाय 11 है, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ध्यान से सुनो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, हमने कहा जी 11 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। भाई 11 जो है ना a का फैक्टर भी है और b का फैक्टर भी है, दोनों में 11 ने कॉमन निकाल दिया कि a में भी 11 है, b के पास भी 11 है मल्टीप्लाई में। तो और हमने तो यहाँ पे कहा था कि बस कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावा, और एक के अलावा तो कौन बैठ गया भाई आके 11 आ गया, तो इसने गलत कर दिया ना। अगर ये रेशनल होता तो ना देता, ये रेशनल है इसने प्रॉपर्टी को अपोजिट दिया। अब ध्यान से सुनो,
अब क्या हुआ कि 11 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच इज कंट्रोडक्शन। द फैक्ट दैट ए एंड बी इज ए एंड बी आर कोप्राइम्स। तो इसका मतलब हो जाएगा 10। our assuming that root 11 is a rational number is wrong। वो रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो हेंस कि रूट जो आपके पास ये आया भाई, आपके पास कितना 11 जो आया आपके पास रूट में, ये पूरा पूरा क्या है भाई आपके पास इरेशनल नंबर होगा। ये थ्योरी जो है ना, बस छोटी सी थ्योरी है। अगर आप इसको एक बार लिख लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ आपको पेपर में आप इससे आसान थ्योरी नहीं लिख पाओगे। ये मेरा चैलेंज है भाई। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार थ्योरी याद करो, बस आप ध्यान से देख लो क्या क्या आपने पुट किया। 11 आता है 11 कर दो, 12 आता है 12 कर दो, 15 आता है 15 कर दो, जो आता है बस उसको उसी के हिसाब से रिप्लेसमेंट कर लो बस। और आपने रिप्लेसमेंट कर ली तो आपका काम सक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल आसान वर्ड में। ठीक है ना? तो ये आपके पास है, स्क्रीनशॉट ले लें भाई, फटाफट ध्यान से लिखना। मैं ये नहीं कि मान लो, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं क्वेश्चन करा रहा होता ना आपको, तो अब तक एक भी क्वेश्चन कंप्लीट ना होता, या तो मैं थ्योरी लिख रहा होता अब तक। ठीक है ना? और हमें पता है कि हमने इतना थ्योरी भी नहीं करी, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। और मुझे 100% पता है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको, मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आते ना, एक बार थ्योरी लिखो, एक बार लिखो बस, थ्योरी अच्छे से कवर करो कि भाई एक बार थ्योरी लिख दी, उसको पढ़ लो कि हाँ हमने यहाँ पे ये चीज करी, यहाँ पे ये चीज करी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आसान हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि थ्योरी लिख कर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस थ्योरी के अंदर अगर मैं 4 क्वेश्चन आपको समझा दूं तो वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो। उसने कहा कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब देखना ये सब कुछ सोल्यूशन देगा आपको। क्यों देगा? p है, p की पोजीशन को कुछ भी रखना तो p के हिसाब से अरेंजमेंट कर लो। p is a prime number, then prove that under root p is a rational number। बस आपके पास ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखा दो। अब हमने कहा है कि let if possible रूट p, हमने कुछ नहीं करना है, जहां पर रूट लग रहा है वहां पे p रखो, जो दे रखा है उसके हिसाब से चलो। बी रेशनल, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आती है भाई रेशनल नंबर की? a upon b। अब हमने यहीं पर कहा कि देन a एंड b आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि अब भी हम यही कह रहे हैं कि भाई a और b के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और b 0 नहीं होगा। तो हमने कहा कि ना हो, a अपॉन b को क्या मान लिया हमने? p मान लिया कि भाई a अपॉन b का मतलब है ये रेशनल नंबर इस अंडर रूट p के इक्वल आया। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और इधर से अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा p। b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p b स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देखा होगा a स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी की पूरी है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो p से डिवाइजेबल हो गया। अगर ये p से डिवाइजेबल है तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय p। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि देयरफॉर a भी डिवाइजेबल बाय किससे हो जाएगा? हमारा p से होगा। अब हमने तो देखो ध्यान से सुनो क्या कहा, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा कि a के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे चले तो हमने ये बोल दिया कि p जो है ना, इसे डिवाइड कर रहा है a को, p ही तो कर रहा है ना। अभी हम कंफर्म नहीं है कि अदर देन 1 ही कर रहा था अभी तक, a और b दोनों को डिवाइड। अब हमने कहा कि a को p डिवाइड कर रहा है, अब चेक कर लो कि क्या b को तो नहीं p डिवाइड कर रहा है। कैसे करेंगे? हमने कहा जी जब a को हम डिवाइड कर रहे हैं p से, ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा कि a डिवाइजेबल बाय p, a डिवाइजेबल बाय p। तो हमने कहा जी ये कुछ टाइम चला, और वो टाइम कितने चल गया? c टाइम चला, और कुछ टाइम बाद जाके ये 0 बन गया। तो ये c टाइम चला ना, तो आपको पता है इस अंदर वाले को कैसे लिखा जाता है? इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस के रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? pc के इक्वल आएगी। हमने यही तो बोल दिया कि भाई a इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? p मल्टीप्लाई बाय c। c का मतलब है कुछ टाइम चलना। कितने टाइम चला? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो हमने लिख दिया c, क्योंकि कंफर्म नहीं है कितनी बार चला। फॉर एनी इंटीजर, और c क्या है? एक इंटीजर से। अगर इन दोनों का स्क्वायर करो, बस यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, इन दोनों का स्क्वायर करो, ये बन जाएगा a स्क्वायर और ये बन जाएगा pc का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? a स्क्वायर की वैल्यू आपने उठाई, कितनी है? pb स्क्वायर, तो ये रख दी कितना है? pb स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? pc स्क्वायर। ये तो एज इट इज लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर की वैल्यू पे हमने सिर्फ ये रिप्लेस किया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे p स्क्वायर। आपको पता है ये p इधर चल ही रहा है, एक पावर इधर से कट हो चुकी, तो ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर इक्वल्स टू में pc स्क्वायर। अगर ये हमारे पास आता है तो हम यहीं से बोलेंगे कि b स्क्वायर तो डिवाइजेबल बाय p है, तो इसका मतलब p भी डिवाइजेबल बाय किससे हो जाएगा? p से। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये कहा कि a भी डिवाइड कर रहा है p से, b भी डिवाइड हो रहा है p से, और वहां पे हम बोल के चले कि एक ही करता है, बस एक ही 1 से डिवाइड होते हैं तो
तो इसका मतलब हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव p इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। भाई अभी कह रहे थे कि फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, अब यहाँ पर हमने क्या दिया कि p इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b विच इज कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन का मतलब कंट्राडिक्शन हो गया, तो इसका मतलब द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस आवर एज्यूमिंग दैट कि कितना भाई आपके पास अंडर रूट p इज रेशनल नंबर, वो तो हमने क्या कर दिया इज रॉन्ग। तो हम यहीं से बोल देंगे कि हेंस कि p, यहाँ पर p लिख लेना भाई, यहाँ पर नीचे की साइड ऐसे p लिखना है कि हेंस अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। अब आप ये तो इसमें कौन सी ऐसी आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है जो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक जहां कैलकुलेशन है सिर्फ इस वाले पार्ट में कि यहाँ पे स्क्वायर खोल के ओपन करना है, ये कैंसिल करना है, एक पावर बचेगी आपके पास। कुछ ही नहीं करना है भाई, मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, एक बार अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है ना, उसको ही एक बार और अपने आप सेल्फ से नोट कर लो, फिर बाद में आपको चेंजेस पता चल जाएगी हमें किस तरह से चेंजेस करने हैं। ये सबके लिए है भाई, कोई टॉपर बच्चा है उसके लिए भी बहुत आसान है, जो बिल्कुल बेस में है वो तो इसको बेचारे को पता चलेगा कि इसके लिए कितना बेनिफिट है कि हमें तो सर सिर्फ एक बार चेंज करना था, क्योंकि आप लोग रटते हो। टीचर ने कह दिया अंडर रूट 2 को रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, ये पेपर में आएगा, आपने उसको रट लिया। अरे रटना नहीं है भाई, समझो और ये थ्योरी को देखो, किस थ्योरी के हिसाब से अगर 2 आता है 2 को रिप्लेस कर दो, 3 आता है 3 कर दो, टीचर कुछ भी दे आपको पता है आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है जी अंडर रूट 3, ये आपको सेल्फ करना है, और ध्यान से सुन लेना कि ये तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने जब इसको किया तो कितने आसान से किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में आपके पास रूट 7 है, ये भी आपको सेल्फ करना है, ठीक है जी। इसके बाद रूट 7 है, ये भी आपको अपने आप करना है। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, पहले आप अंडर रूट 7 5 रूट 7 को कैसे इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं उसको देखना, ठीक है ना। पहले तो हम एक मिनट, हम सिर्फ रूट 7 तक की बात करते हैं, ठीक है ना। आप फटाफट से इसको करो, फिर मुझे बताएं आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। कर लिया ना आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ये हमने कहा कि ये सेल्फ करना था, इसको मैं थोड़ा सा ना एक बार समझा देता हूँ आपको करना क्या होता है। देखो हमारे पास कहा उसने कि प्रूव दैट कि 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, अगर हमें ये पता चल जाए कि रूट 7 हमारा क्या है इरेशनल है, और इरेशनल नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले तो वो भी इरेशनल बन जाएगा, तो आपको पहले क्या करना होगा, इस 5 को छोड़ के रूट 7 को इस तरह से, देखो मैं थ्योरी देखना कितनी आराम से लिखूंगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7 बन गया, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 7 7 से डिवाइड हो गया दोनों के दोनों। फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना भैया आपके पास कि a स्क्वायर इक्वल टू में कितना बन जाएगा, ये तो 7 है, और ये बन जाएगा 49, या इसको पूरा ही लिखो भाई, आप ऐसे मत लिखो कि लिखो 7c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर की वैल्यू ये रख दी भाई यहाँ पर 7, b स्क्वायर, और ये बन गया 7, ये बन गया 49, ये बन रहा 7 7 से इसको कैंसिल करेंगे 7, तो ये बन गया 7। अब यहाँ पे भी आपने कहा कि 7 7 से डिवाइड है, यहाँ पे कहा कि 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, यहाँ पे कितना आ गया रूट 7 इज अ रेशनल नंबर, इज रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये भी 7 जो आपके पास बनना था, ये जो 7 था ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ से लिखेंगे कि आगे नाउ कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जब रूट 7 इज इरेशनल नंबर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 भी क्या होगा मेरे पास इरेशनल नंबर होगा। बस आपको इतनी बात लिखनी है भाई लास्ट में। तो ये आपके पास क्या रहने वाला है, बहुत ही एक आसान लैंग्वेज में जो थ्योरी है, बस उसको कॉन्सेप्ट को समझना है और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास अगले वाला जो टॉपिक था वो सेल्फ करना है, यानी कि लिखने वाली थ्योरी मैंने जो बताया उसी को उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब ध्यान से देखो जी, अगर आपको ये थोड़ा सा मैं ध्यान से सुनो, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन मिलता है तो आपको रूट 3 को कभी प्रूफ नहीं करना कि ये इरेशनल है, ध्यान रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है और 2 नंबर के लिए बोला जाता है तो आपको ये पूरा प्रूफ करना ही नहीं है कि रूट 3 इरेशनल है, आपको तो सिर्फ इतना बोलना है कि 2 इज अ रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, द सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। तो हम कहेंगे कि रूट 2 प्लस के रूट 3 इज इरेशनल नंबर। लेकिन अगर आपके पास ये क्या आ जाए भाई, पूरा का पूरा सोल्व करने के लिए आ जाए कि ये आपका इरेशनल है प्रूफ करो, तो बस आपको करना क्या है कि रूट 3 को उठाना है और क्या करते रहना है भाई, आपका क्या करोगे
आप इसको क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ करोगे। क्या करेंगे, प्रूफ इरेशनल। अगर ये इरेशनल प्रूफ होगा तो फिर हम कह देंगे द सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस के रूट 3 इज एन इरेशनल। ये आपका काम है भाई, क्योंकि मेरा काम जो था मैं आपका काम करा चुका हूँ। अब आपको आगे खुद से करना है। कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में आ जाओ। अब हमारे पास आता है क्या क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना कि 100% आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, उसने कहा कि शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। उसने कहा कि 12 की पावर में क्या रखें, क्या पुट करें कि हमारे पास लास्ट में कितना बन जाए भाई, मेरे पास 0 या 5 बन जाए। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बस हमें इस पे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। है यार मेरे पास जो 12 है उसके फैक्टर की है। फैक्टर कैसे करते हैं ध्यान से सुनो। ये मेरे पास 12 है जी, 12 2 से डिवाइजेबल है, कितना टाइम चला 6, 2 से डिवाइजेबल है 3 और 3 से डिवाइजेबल है 1। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर होगी जी बात। ये हमने 12 के फैक्टर ऐसे लिख लिए। अब आपको बताइए ये तो 12 जो 2 है तो इसका मतलब ये तो 2 का स्क्वायर बन गया और मल्टीप्लाई बाय 3। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसकी होल पावर n कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये तो बना आपके पास कितना 12 इक्वल्स टू में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या मैं 12 की पावर n करूंगा तो इधर भी तो n ही करनी पड़ेगी, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर होल पावर कितनी हो गई मेरे पास n हो गई। तो इसको क्या लिखूंगा 12 की पावर n, इधर लिखूंगा 2 की पावर 2n और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। क्या मैंने ये काम ऐसे किया, बिल्कुल किया। अब हमारे पास जब इतना सॉल्यूशन आता है ना तो हमें इतना पता है कि लास्ट में अगर मुझे 0 चाहिए या 5 चाहिए तो मुझे 5 और 2 का मल्टीपल जरूर चाहिए भाई। कैसे, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की बात करते हैं तो तभी 10 बन सकता है। अगर फैक्टर में ये दोनों ही नहीं है ना तो एंड में 0 नहीं आएगा। और अगर 5 है तो फिर लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। चाहे कितना ही बड़ा मल्टीपल रख लो। जैसे आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो भी 25 बनेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो तो 35 मिलेगा। देखो एंड में कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। अगर आप इसकी इवन से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 0 मिल जाएगा। जैसे 6 से करी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 30। तो इसका मतलब हमारे पास जितना भी आपका रहने वाला है ना सब काम इसी में ही छुपा हुआ है। तो हमने यही तो लिखा कि वी नो दैट इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 एंड 4, यानी कि 0 और 5, सॉरी 0 और 5 कि अगर मैं एंड की बात करता हूं विद द डिजिट 0 और 5 तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इट इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय 5 बट द प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपके आए ऑफ 12 डज नॉट कंटेन्स द प्राइम नंबर 5। यानी कि आपने 5 को तो यहाँ पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या आपके पास आया इसमें कहीं 5 आया, तो जब 5 ही नहीं है तो भाई 5 तो लाना जरूरी था ना। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा कि हैंस 12 की पावर n कैन नॉट एंड द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीपल क्या नहीं है भाई, आपका 5 का मल्टीपल नहीं है। अगर 5 मिल जाता तो आप कोई सी वैल्यू रख लेते, आपका क्या मिलता आपको, या तो 0 मिल जाता या आपका क्या मिलता आपको 5 मिलता। क्यों, अगर इवन रख देते तो 0 मिलता, ओड रखते तो 5 मिल जाता। तो यहाँ पर जब 5 ही नहीं है तो 5 का सारा खेल था और 5 नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं मिलेगा, ना तो एंड में 0 मिलेगी ना एंड में 5 मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके इसको करना है अच्छे से। और एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर देके जाऊंगा जो कि बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है ना, आपको प्रूव डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। ध्यान से सुनना है भाई आपको। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब 1 तो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। 2 क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है। आपको पता है कि जब इरेशनल और रेशनल नंबर का सम करते हैं तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा भाई मेरे पास, इरेशनल नंबर। क्या आएगा जी मेरे पास, इरेशनल नंबर आएगा। अगर ये 5 में मिलता है तो अंडर रूट 2 को आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा क्या, कि ये क्या है आपके पास इरेशनल है, जैसे हमने अभी थ्योरी सोल्व की थी। ठीक है जी, अगर बाई चांस नहीं होता है, बाई चांस अगर ये 2 नंबर में है तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि रेशनल प्लस रेशनल इक्वल्स टू रेशनल। तो फिर वहां पे लिखेंगे कि हेयर 1 इज अ रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। दोनों का सम क्या मिलेगा, ऑलवेज
इरेशनल, तो बस हो गया काम। सेम कंडीशन इसमें भी यही रहेगी। और अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले अंडर रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 5 और अपॉन में कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 5। और ध्यान से देखो कि 2/5 तो एक रेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 क्या मेरे पास इरेशनल नंबर है। अब ध्यान से सुनना है आपको कि भाई मेरे पास 2/5 रेशनल है और रूट 5 इरेशनल है। अगर 5 में आया तो इरेशनलिटी प्रूव करोगे रूट 5 की, फिर बाद बता दोगे मल्टीप्लाई आपकी क्या है, दोनों की इरेशनल है, ठीक है ना। अब आ गया जो सेम टू सेम आपके पास क्वेश्चन दोनों रहने वाले हैं, तो ये दोनों आपके पास सेल्फ रहेंगे। अब ध्यान से सुनो, आपके पास क्या आता है भाई, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि आपके पास ये ट्रू फॉल्स होंगे या नहीं। भाई पहली बात आती है आपके पास द सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। बिल्कुल सही बात है भाई, दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल रहेगा, सही है बिल्कुल बात। द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये आपके पास रॉन्ग है, क्योंकि आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो ये तो रेशनल, ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल है और इसका रिजल्ट भी रेशनल था। लेकिन अगर उसने कहा कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, नो, आपके पास 2 माइनस के रूट 3 है, देखो ये इरेशनल है। उसने किसकी बात करी, सम की बात करी, प्लस करो 2 प्लस के रूट 3, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना बना 4, ये तो रेशनल आ गया। तो ध्यान से देखो अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, बिल्कुल सही बात है जी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स की क्या रहेगी, ऑलवेज रेशनल रहेगी, तो इसका मतलब सही है। जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये बन गया 14/3, तो 14/3 तो रेशनल है, चलेगा मेरा काम। उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, गलत है। आपके पास रूट 2 क्या है, ऐसे नहीं लिखते, दूसरा लिखते हैं। हमारे पास क्या है कि 2 माइनस के रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के रूट 3। आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3, कितना बनेगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू में 1, और 1 मिला तो इसका मतलब 1 क्या है, रेशनल है, तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, रेशनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल। उसने क्या कहा कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल, गलत है जी। आपको हमेशा क्या मिलेगा, जैसे 2 प्लस के रूट 3 हमेशा क्या मिलेगा भाई, आपके पास रेशनल मिलेगा, तो इसका काम खत्म। उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये बिल्कुल करेक्ट बात है जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिलेगा भैया आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, सॉरी 2 रेशनल है 3 रेशनल है, तो दोनों ही प्रोडक्ट होते ही रेशनल बन जाएगा, कंफर्म है। तो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, तभी आप पिछले वाला सॉल्यूशन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आता है भाई अगले में, आपको एक एक एग्जांपल देना है। देखो जी, उसने कहा कि 2 रेशनल हुज सम इज रेशनल, 2 रेशनल नंबर का सम बताना है, तो रेशनल आपको पता ही है क्या है भाई, आपके पास एक 2 है और एक आपके पास 10 है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 13 है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में ले लो, क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेशनल्स हुज सम इज रेशनल, बिल्कुल है जी। क्या हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स लेने एग्जांपल में, अभी तो लिया हमने, क्या ले लो कि 2 माइनस के रूट 5 और 2 प्लस के रूट 5, अगर इन दोनों करेंगे तो 4 का स्क्वायर और माइनस, सॉरी गलत, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 5 का स्क्वायर, तो ये तो बन गया आपके पास 4 माइनस के 5 इक्वल्स टू में -1, और -1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमारा काम हो गया। इसका आप बताएंगे कि क्या एग्जांपल होगा। 2 इरेशनल नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो रेशनल आनी चाहिए, तो कैसे आएगी, अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसको बस चेंज करना है, आपको करना है चेंज की कौन से मेथड से कौन सा नंबर हम चेंज मारे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आता है भाई, एनसीईआरटी आती है हमारे पास। देखो आपके पास जो एक्सरसाइज है हमारे पास कितनी है भाई, एक्सरसाइज आपके पास ये एक्सरसाइज बनेगी, आपके पास एक तो बनेगी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज, और एक आपके पास जितनी भी आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है ना, आपको सारी की सारी ही कवर करनी है भाई आपके पास, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन नहीं है, आपको अच्छे से कवर करनी है आपकी एनसीईआरटी बुक। अगर आपके पास पुरानी है यानी कि सेकंड हैंड बुक है, तो आप पहले किसी स्टूडेंट से नई नोटबुक देखकर उस पर टिक कर लें कि हमारे पास ये सिलेबस आप इस बार आने वाला है। वैसे मैंने आपको समझाई थी आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई बोर्ड में, इससे लगा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो आपको गारंटेड कहता हूँ जितना मैंने आज समझाया ना, बोर्ड में आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो आप इस वाली वीडियो को अच्छे से कवर करें, आपको पता चल जाएगा कि हमने इस वीडियो से कितना अपना डाटा कलेक्ट किया, कितना हमारे पास रिसोर्सेज इकट्ठे हुए कि जिससे हम जब पेपर में जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगा भाई, अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है ना, आगे बढ़ते रहो, आराम आराम से ही सही, बस रुको मत, करते रहो। ठीक है ना। जिस दिन आप ये चीज मन में ठान लेंगे ना, तो आपको मैथ्स भी अच्छी लगेगी, साइंस भी अच्छी लगेगी, सारे सब्जेक्ट अच्छे लगेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कर लीजिए रियल नंबर्स को अच्छे से कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट।